हाँ भाई। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसी को फेवरेट बनाने के लिए आए हम, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फेवरेट। अरे तू यहाँ भी आ गई। तू कौन से बैच? ये ये तो बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे लग रहे हैं मेरे। MNJ। तुम भी MNJ के हो ना? कितने लोग हैं MNJ वाले? अच्छा। ठीक है, तुम भी हो। अच्छा। तुम लोग का ना कोर्स ही खत्म नहीं हुआ अभी। वो पहले एडमिशन ले लिया तुमने। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई, ऑर्गेनिक में क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा बुरा कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होता। जो आप पढ़ रखा है आपने, अच्छे से आता है वो अच्छा है। जिसके क्वेश्चन हो रहे हैं वो अच्छा है, जिसके क्वेश्चन नहीं हो रहे वो अच्छा नहीं है। सिंपल बात है। अगर आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होने लग जाएंगे तो ऑर्गेनिक भी अच्छा हो जाएगा। दो तीन बातें हैं। देखो, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म वही स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही अपने जो पहले नॉमेनक्लेचर होगा आइसोमेरिज्म GOC1 एंड देन GOC2। GOC1 तक मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत आती है। GOC2 से तुम्हें ज्यादा आने लग जाती है, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन वाले पोर्शन ऐड होते हैं। तो हर रिएक्शन के बारे में सोचना आना चाहिए बस अपने को। अगर आप सही तरीके से सोच पा रहे हो ना, एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तो वो भी आसान हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ेंगे। और आपको केवल तीन चीजों पे फोकस करना है: NCERT, नोट्स और मॉड्यूल। इससे तीसरा, इन तीन चीजों से हटके और कुछ भी नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप लेकिन नोट्स पे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही है, नोट्स पहले अच्छे होने चाहिए आपके। देन मॉड्यूल, अपने क्वेश्चन जिसने भी, जैसे अपने दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 3 में कुछ गिने चुने क्वेश्चन होंगे जो ज्यादा ऐड होते हैं नए टॉपिक्स के। अदरवाइज मॉड्यूल नंबर 3, मान लो 70% वही है जो आपका 11th में था। तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं पहले से तो फायदे में ही हो आप। मॉड्यूल के क्वेश्चन लेकिन अब अपने को कंटिन्यूअसली करने हैं, देखो। और उसके बाद में NCERT तो पढ़नी है, मैं साथ में बताता चलूंगा। NCERT के चैप्टर, NCERT लाए हो क्या आप लोग? हाँ। खरीदा नहीं है अभी? खरीद लेना। ठीक है, मैं बताता रहूंगा आपको। वो कोई सा भी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ, लेटेस्ट ले लो। लेटेस्ट ले लो। तो वो आप करते रहना। NCERT में मैं बताता रहूंगा साथ में, लेकिन वो पढ़ते रहना, है ना। और मिनिमम कितने घंटे पढ़ रहे हो आप घर पे अभी? ये शुरुआत में ही 2 घंटे पढ़ रहे हो क्या? फिर लास्ट में क्या पढ़ोगे, 15 मिनट? शुरुआत में ही 2 घंटे? अबे कम से कम रोज 6 घंटे पढ़ना है अपने को, तब जाके होगा। डरा नहीं रहे, कम से कम 6 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है अपने को, है ना। और बस यही है। और तो सब बढ़िया ही है। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ। हाँ, 11th से ही स्टार्ट करेंगे अपन ऑर्गेनिक। जैसे आपके अदर सब्जेक्ट तो शायद अभी 12th का चल रहा होगा पोर्शन। ऑर्गेनिक में पूरा 11 से नॉमेनक्लेचर, आइसो, GOC1 वो सब स्टार्ट होता है। नॉमेनक्लेचर जो चैप्टर है वो तो एग्जैक्टली वही है जो आपने 11th में पढ़ा था, उसमें ज्यादा कुछ नया ऐड नहीं होता है। नया ऐड होता है आइसोमेरिज्म में। आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट ईयर नहीं पढ़ी होगी, वो अब आपका उसमें नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। पहला अपना हेडिंग डाल लो आज का चैप्टर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तुमने तो पढ़ लिया है कल वही, तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है दोबारा बैठ के? तुम MNJ के लास्ट क्लास में आए नहीं थे ना उस दिन, जब मेरी लास्ट क्लास थी तब? नहीं, तू भी नहीं आई थी। कुछ भी नहीं कराया था। लिखो पहले क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर हेडिंग डाल लो। चैप्टर का नाम है। और थोड़ा बहुत आपसे पूछते हैं पहले, ठीक है। पूछूं? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, सभी की बता दो, है ना। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन की कितनी होती है? 3। कार्बन की?
4। नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 5 तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। और वैलेंसी भी वही होती है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है ना? तो कार्बन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, हिस्ट्री से। शुरुआत में जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के कंपाउंड क्लासिफाई किए गए केमिकल कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ये बोला गया कि जो प्लांट्स एनिमल जैसी लिविंग थिंग से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो माइन से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी थ्योरी के बेसिस पे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, वीएफटी। वो ये कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आते हैं उनके कुछ सालों बाद, वोलर नाम के, और वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज करके दिखा दिया, जिसका नाम क्या था? यूरिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज यूरिया। यूरिया बना के दिखा दिया और वीएफटी को पूरी तरीके से फेल कर दिया। फेल्ड थ्योरी है वीएफटी। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। इनफैक्ट आज के टाइम में 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन मेड ही है, 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्सेस से मिलता है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही फेल्ड है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। अच्छा, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है सर? जब डेफिनेशन तो बताना जरूरी है ना, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब स्टडी की गई तो ये देखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड थे जिनमें कार्बन आ रहा था। क्या आ रहा था? कार्बन। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कार्बन तो CO2 में भी आता है, आता और भी बहुत सारों में है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहा हूँ। CO2 में कार्बन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन आता है, बट वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर क्या डेफिनेशन होनी चाहिए सर? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आ रहा हो। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पिक्चर है जिसका हीरो कार्बन है, तो साथ में हीरोइन भी तो जरूरी है। तो इस पिक्चर का हीरो तो कार्बन है और हीरोइन कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों आने जरूरी है तभी पिक्चर बनती है आगे। विलन भी आएंगे बाद में, आएंगे, लेकिन तो हीरो और हीरोइन कार्बन और हाइड्रोजन आना जरूरी है। और इस पिक्चर का नाम है हाइड्रोकार्बन। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब एक होता है हाइड्रोकार्बन और एक होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। अदर एलिमेंट भी आ रहे हैं तो वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका आंसर क्या है बोलो? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बहुत बढ़िया। ये वो डेफिनेशन है जो आज के टाइम में भी हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। जल्दी बताओ मेरे को, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है? ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है ना। एक भी अदर एटम आ गया पूरे कंपाउंड में तो वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमारे पिक्चर का हीरो कार्बन है तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, बेसिक बात है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन बॉन्ड बनाता है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, है ना। देखो, 1s2, 2s2, 2p2। जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट आउटर मोस्ट शेल, हमें ये इनर शेल से कोई मतलब नहीं है। अभी 2s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट की बात है, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की।
ग्राउंड स्टेट, अच्छा ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना रहा होता तो वो दो ही बॉन्ड बनाता, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो ही है। बट हमें पता है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद कार्बन में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? चार। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर ऐसा कैसे? देखो, जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है ना, तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। जैसे अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना रहा होता तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड हो जाते। तो आपका क्वेश्चन है, ये नीले वाले इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? अरे जिस एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया उसके इलेक्ट्रॉन है ये, पेयर्ड हो गया। तो आफ्टर बॉन्ड बनाने के बाद में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6। तो ग्राउंड स्टेट में अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो पाएंगे? 6। लेकिन वही कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्या? और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई? तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता, किसमें बनाता है? एक्साइटेड स्टेट में। और क्यों बनाता है? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, असर्शन इवन पूछता हूं एक। ठीक है, असर्शन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ट्रू, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, ओके। रीजन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट because it has 8 electron in the valence shell when forming the bond. रीजन बताओ क्या है? रीजन क्या बोला मैंने? 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सही तो है ये? फॉल्स क्या है इसमें? कार्बन, दोबारा बोलता हूं, तुमने सुना ही नहीं ढंग से। पहला असर्शन क्या है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। और रीजन है, कार्बन इज टेट्रावैलेंस बिकॉज इट हैज 8 electron in its outermost shell when forming the bond. ट्रू, सही बात है ये। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? 8 हो जा रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन बाईवैलेंट, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे तो नहीं, अवॉइड ही करते हैं, कार्बन बाईवैलेंट क्यों नहीं है? मान लो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, मान लो बोर्ड्स में आ गया कि कार्बन बायवैलेंट क्यों नहीं है, तो आपको क्या लिखना है? कार्बन बायवैलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो बायवैलेंट होता या दो बॉन्ड बनाता, तो दो बॉन्ड बनाने के बाद में उसके आउटर मोस्ट शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6 इलेक्ट्रॉन होते, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं। और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार बॉन्ड, अगर चार वैलेंसी है, अगर वो चार बॉन्ड बना रहा है, अगर वो टेट्रा वैलेंट है, तो बॉन्ड बनाने के बाद उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट था टेट्रा वैलेंसी। दूसरी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है क्या? कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन दूसरे कार्बन्स के साथ जुड़कर लंबी चेन बनाता है, इधर ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज दो टाइप की चेन बना सकता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कार्बन, दो कार्बन जुड़ गए आपस में, इथेन। तीन कार्बन जुड़ गए, प्रोपेन। चार कार्बन जुड़ गए, ब्यूटेन। ऐसे बहुत आगे तक आपको पता है चेन्स चलती जाती हैं। फिर आप इनमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो तो और वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनते जाते हैं, अल्कोहल, ईथर, अमाइन, अमाइड, अलग अलग प्रकार के। आपको फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा आइडिया है ना? हाँ। दूसरा हो गया कैटिनेशन। तीसरा प्रॉपर्टी जो हो गया इसका, वो हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम यूज करते हैं स्टेरिक नंबर।
स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 है तो sp2, और अगर 2 है तो sp। इस बात सबको पता है? चलो बताओ, अगर हमारा कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इस तरीके से, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। ये जो फैमिलीज है ना, इनमें ये तो हमने वैलेंसी की बात करी थी। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो बोरॉन फैमिली के पास कितना लोन पेयर होता है? 0। कार्बन फैमिली के पास भी 0। नाइट्रोजन फैमिली के पास एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर होते हैं। और हेलोजन फैमिली के पास 3 लोन पेयर होते हैं। है ना? ये बात बेसिक बात है, बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम बात करेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन। ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैसे? 1 2 3, कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। दिख रहा है आपको सबको ये? अच्छा, एक और केस होता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है कुछ इस तरीके से। राइट और लेफ्ट अगल बगल दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल, इधर भी डबल, तो भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, क्योंकि 2 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है। ठीक है। अच्छा, sp3 में ज्योमेट्री बताइए कैसी होती है? sp3 में ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, और sp में लीनियर। टेट्राहेड्रल जो शेप है वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है पक्का? जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप है वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नाम में ही प्लेनर आ रहा है। ठीक है। जो लीनियर शेप है, लीनियर, वो प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर है। तो अगर आपके एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप बताइए ट्रू है फॉल्स है। अगर मॉलिक्यूल में एक भी sp3 एटम आ जाएगा तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। ट्रू। अगर मॉलिक्यूल में एक भी sp3 एटम आ रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। मतलब उसके सारे एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप की बात करिए तो मैं आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखा देता हूं। वैसे तो टेट्राहेड्रल शेप को रिप्रेजेंट करने के बहुत ही सारे तरीके होते हैं। उसमें से कुछ तरीके आपने लास्ट ईयर पढ़े भी होंगे, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन। पढ़ा था? वो गोले बना देते थे। सोहर्स प्रोजेक्शन होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड है एक टेट्राहेड्रल शेप को रिप्रेजेंट करने का, वो है वेज डैश मेथड। क्या बोलते हैं इसको? वेज डैश। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वेज। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? डैश। अब देखो, जो टेट्राहेड्रल शेप है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल में टोटल 4 वैलेंसीज होती हैं, जिसमें से 2 वैलेंसी एक प्लेन में होती हैं और 2 वैलेंसीज उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं। दो दो का सेट है। मतलब 2 वैलेंसी अगर इस वाले प्लेन में है तो 2 वैलेंसी इस वाले प्लेन में होगी, परपेंडिकुलर। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, परपेंडिकुलर में होंगी। जैसे ये ए और बी जो नॉर्मल लाइंस हैं, ये नॉर्मल लाइंस ये बोर्ड के प्लेन में है, इन द प्लेन। ये दोनों किस में है? बोर्ड के प्लेन में है, इन द प्लेन। और ये कुछ ऐसे रखी हुई है बेटा, देखो, ये ए ऐसे है और ये बी ऐसे है। देख पा रहे हो? बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन ये जो सी और डी है, डी इज अबव द प्लेन एंड सी इज बिलो द प्लेन। ये डी जो आपको लग रहा है इधर, ये डी ऐसे बोर्ड के प्लेन में नहीं रखा हुआ। ये जो डी है ये बोर्ड के बाहर की तरफ है, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो सी है ये बोर्ड के अंदर की तरफ है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर ए बी इस वाले प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, तो डी बाहर है और सी अंदर है। तो अगर ये वाला ए बी का प्लेन है तो ये वाला सी डी का प्लेन है। तो ए बी
एक प्लेन में है और सी डी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। बोलो टेट्राहेड्रल शेप समझ आया। एक ही बात याद रखनी है, टेट्राहेड्रल में 4 वैलेंसी होती हैं, 2 वैलेंसी एक प्लेन में अगर है तो बाकी दोनों वैलेंसी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। ठीक है, ओके। ऐसा दिखता है आपका, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये जो वेज है दिस इज अबव द प्लेन एंड जो डैश है वो है बिलो द प्लेन। अब आप मुझे बताओगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आपका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछा आता है, नीट का ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपका AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था, वो वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। बता दो भाई हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का बता दो। हाँ सुनो पहले, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्डेड का sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड का sp। बताओ इसका क्या है। sp2 इसका, sp2 इसका, sp इसका, sp। सिंपल है ये बात, है ना। अच्छा, सेकंड वाला है, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें बताओ इस कार्बन का sp2, इस बीच वाले का sp और इस वाले का sp2। ठीक है, बढ़िया। थर्ड वाला CH3 CH3CN, इसमें बताइए CH3CN, इस कार्बन का sp3 सिंगल बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन का sp3 या sp, पक्का। जो CN है वो एक्चुअली CN नहीं है, वो क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अपने को ऑर्गेनिक में ये ध्यान रखना है कि CN को हमें CN पढ़ना ही नहीं है कभी भी। CN को क्या पढ़ना है, C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। CN को हम क्या पढ़ेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, और CO को हम क्या पढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड O। ये बात ध्यान रखनी है, गलतियां इसी से होती हैं। अभी रिसेंटली नीट 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, उन्होंने क्या लिखा था, COOCH3। तो COOCH3 में जो CO है उसको हमें क्या पढ़ना है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बोले गलती कहां हुई थी सर, सिग्मा पाई बॉन्ड गिनने में गलती हो जाएगी। इसमें किसमें गलती हो जाएगी, सिग्मा पाई बॉन्ड में। तो वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे। अब हाँ बोलो। सिग्मा पाई तो गिने ही नहीं इसमें बनने, यहाँ पे देखो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है। कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, 0, वैल्यू आएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ऐसे गिनो सबके सिग्मा कितने हैं इसमें, 1 2 3। अरे ये तो पता है ना कि A डबल बॉन्ड B है तो इसमें पहला बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। बस, पाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर से आएगा आंसर। हाँ, एक तो ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ डायरेक्ट। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल द एटम्स इन सेम प्लेन। मतलब बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल को प्लेनर है। और इसका जवाब, इसकी अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताई थी कि अगर मॉलिक्यूल में एक भी sp3 एटम आ गया तो फिर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो देखिए अब आप मुझे बताइए, यहां पर जैसे ये कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम प्लेन में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एटम आ गया, sp3। तो ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, अगला वाला, अगले वाले में कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बना दिया। क्या इस मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम प्लेन में हैं, नहीं है, क्योंकि यहां भी सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कब सारे एटम सेम प्लेन में होंगे,
जब मॉलिक्यूल में एक भी sp3 कार्बन नहीं होगा। ठीक है। थर्ड वाला बताइए, यहां पे भी कोप्लेनर नहीं है। थर्ड वाला बताइए, बेंजीन, क्या इस मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम प्लेन में हैं? बिल्कुल है। क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे एटम क्या हैं? sp2, इसमें एक भी sp3 एटम नहीं है। अब बताओ, मैंने यहां पर ये कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? नहीं है, sp3 आ गए ना, ये सारे क्या है? sp3। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? नहीं है, अभी भी sp3 आ रहे हैं। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? नहीं है, अभी भी sp3 आ रहे हैं। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? अब है, क्योंकि सारे एटम क्या हो गए? sp2। ठीक है। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया? sp3। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है, क्योंकि sp2 और sp2। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? बोलो। नहीं है। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? बोलो। है, क्योंकि sp2 sp2 sp sp, एक भी sp3 एटम इसमें नहीं है। अब बताओ, अब क्या ये कोप्लेनर है? नहीं है। बोलो, क्लियर है ये बात? तो एक भी sp3 एटम आ जाएगा तो मॉलिक्यूल कोप्लेनर नहीं होगा, लेकिन इसमें sp2 है सारे, इसलिए ये कोप्लेनर है। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक नेगेटिव चार्ज, एंड वन नेगेटिव चार्ज का मतलब है वन लोन पेयर, पता है ना ये वाली बात? तो ये जो नेगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? ये क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? ऑप्शन में है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अप्रोच सुनो पहले तो। जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स होते हैं, वो कभी भी प्योर ऑर्बिटल्स में नहीं रहते, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। किसमें रहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट ही हो गए, क्योंकि ये तो प्योर ऑर्बिटल्स हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, तो सर कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? अरे जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेसिकली यहां भी घुमा फिरा के वो हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रहा है ना? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे तो। sp, क्योंकि सिग्मा कितना है इसके पास? एक। और एक क्या है? लोन पे। वन सिग्मा वन लोन पेयर, वन प्लस वन वैल्यू आएगी टू, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। तो क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन से ऑर्बिटल में रहेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो, सिंपल बात है। अच्छा, यहां पे जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH3 CH2 माइनस, बताओ ये नेगेटिव चार्ज कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? sp3। कैसे पता चला? ये कार्बन के सिग्मा कितने हैं? तीन। दो तो ये हाइड्रोजन ना, दो और एक तीन, और एक क्या हो गया? लोन। वैल्यू आएगी फोर, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। बोलो, क्लियर है? तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन से मॉलिक्यूल कोप्लेनर है। और कोप्लेनर के लिए बस ये देखना है कि sp3 एटम नहीं होना चाहिए। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाएगा कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठता है या प्योर पी ऑर्बिटल में? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में? जो भी उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा उस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बोलो, क्लियर है? अरे बोलो। छाप लो, छापो। अप्रोच लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन की देखो,
जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो ऐसे नहीं रैंडम देख लिया और हो गया। हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आना क्वेश्चन करना नहीं होता। समझ में तो आ रहा है सब कोई। आप वो अप्रोच दिमाग में रखा करो जिससे पेपर में उसको अप्लाई कर पाओ। तो हर क्वेश्चन के बाद जहां पे मुझे लगेगा अप्रोच लिखनी है मैं अप्रोच लिख दूंगा। उस अप्रोच को ध्यान में रखिएगा।
लिख लिया। चलो, तो अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन मेथड। एक मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सबसे बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन मेथड वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आप लिख दिए C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सबसे कम इंफॉर्मेशन दे रहा है। हेलो। हाँ, बस सही है। अपने जुगाड़ यही है, ठोक दो किसी भी चीज को, सही हो जाती है। चलो, तो देखो C2H6O,
तो C2H6O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये हमें केवल ये बता रहा है कि इसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं दे रहा है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन, तो एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसमें हम हर एक बॉन्ड को, छोटे से छोटा बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बनता है, वो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ये कोई बात, कितने कार्बन है इधर? ओ, हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितने? 1। अब मुझे बताओ, ये कार्बन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो sp3 होने से ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। कैसा होगा? हाँ, टेट्रा हाइड्रल। सिग्मा पाई गिनने हो तो वो भी गिन सकते हो। सिग्मा कितना है इसमें? क्या बकवास कर रहे हो? टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिग्मा है। पाई कितने है? 0 पाई। सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब क्या हो रहा है इसमें? बैटरी जा रही है शायद उसकी। तो हाँ, तो वो करते हैं अभी। आप पहले ये सुनो कि यहाँ पे 2 चीजें होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये केवल जानकारी के लिए मैंने बता दिया, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन तो इससे भी नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये आगे जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें इस तरीके से दे दिया जाता है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड जब हम देखेंगे गिनना, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया जाता है, तो इसलिए हमें समझना ये जरूरी है। तो जो मेन चीज है वो ये है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टोटल 4 होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल, तीसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और चौथा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब को हमें कंडेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं करके ही दिखाता हूं। ठीक है, देखिए। कंडेंस में क्या करते हैं, ये पहले से वैसे थोड़ा सा कंडेंस्ड ही है, क्योंकि आप इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। थोड़ा तो कंडेंस है ये पहले से ही, को सुपर कंडेंस करना है। सुपर कंडेंस का मतलब है अब इसमें कोई भी बॉन्ड दिखाना नहीं है। देखिए कैसे। सबसे पहले CH3 लिखा है, लिख दो यहाँ पे CH3। उसके बाद बॉन्ड को हमें दिखाना नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? लिख दो CH। उसके बाद OH एज अ ब्रांच जुड़ा हुआ है। तो जो भी ब्रांचेस होती हैं, उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है जस्ट आफ्टर द एटम विच दे आर अटैच्ड। OH इस कार्बन की ब्रांच है CH की, तो उसके जस्ट बाद उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। वो इतनी बात समझ में आई? उसके बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको हमें दिखाना नहीं है। क्या लिखूं फिर आगे? CH2। इसको नहीं दिखाना आगे। CH ब्रांच क्या है? CH3। और उसके आगे CH3। ये तो सही है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि ये दोनों मिथाइल सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग अलग लिखने के बजाय आप लिख सकते हो CH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको CH3, CH3 और CH3। अब अगर प्रॉपर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? CH3, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस, 2 ब्रांचेस है, और फिर लास्ट में CH3 से लिखेंगे। या फिर इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली, CH3 का होल 4। बोलो, बात समझ में आ रही है? कि ये चारों ग्रुप हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, और आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम कार्बन से जुड़े हो तो उनको आप एक साथ क्लब कर सकते हो। तो CH3 का होल 4 हम इसको लिख सकते हैं। आप ये लिखो या मैं ये चेंज करा के लाता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन जो है इसको लिख लो।
चलो। हाँ, तो ये था इसका कंडेंस फॉर्म। अब बनाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन के बारे में कुछ बातें, जैसे ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्म है। तो बॉन्ड लाइन में हम कार्बन और हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो जिगजैग लाइंस हैं ये बॉन्ड को दिखा रही हैं। और कोनों पर जो शार्प एजेस होते हैं, कोनों पर और किनारों पर कौन बैठा हुआ है? कार्बन। तो कितने कार्बन है इस मॉलिक्यूल में? 4 कार्बन है, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर इस तरीके से बीच में ये लगा दिया तो इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बात बताओ यहाँ पर कि ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, हाँ, अच्छा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे CN है, तो ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप दिखा भी सकते हो और मन पड़े तो नहीं भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कई बार ना CHO होता है ना, CHO, जैसे यहाँ पे CHO लगाया तो CHO भी लिखते हैं। और कई बार इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ये भी CHO ही है। तो यहां पर हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को दिखाया नहीं है, लेकिन जब हमने इसको ऐसे लिखा था, CHO, तो हमने दिखाया था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने बनाया है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, एक बार गिन के बताओ जरा। 8, 9, 10 सारे ही आ गए आंसर तुम्हारे। चलो गिनते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा हुआ है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा हुआ है। आप बोलोगे कार्बन तो ऐसे ये किनारे पे कोनों पे बैठा होता है ना, ये कोई कोना थोड़ा ना, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। माना ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड की बीच की डंडी को आपने आगे बढ़ा दिया ना थोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे केवल ये दो ही कार्बन होंगे किनारों और कोनों पर, नहीं। जहां ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा है वहां भी कौन बैठा हुआ है? कार्बन। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आप देखोगे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर हमें बनाना है मान लो, तो बॉन्ड लाइन जब भी बनाना है तो ये देखना होता है कि स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है। कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में? 4। तो 1, 2, 3, 4। और 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, कुछ इस तरीके से। ये और ये सेम ही है। बोले सेम कैसे हो गया? यहां तो हमें दो ही कार्बन दिख रहे हैं, एक और ये दो। दो नहीं है इसमें। कितने इसमें कार्बन? 4। क्योंकि जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहां भी कौन बैठा हुआ है? कार्बन। और जहां ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा है वहां भी कौन बैठा हुआ है? कार्बन। बोलो बात समझ आई? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भी मैं वहां पे क्वेश्चन के थ्रू लिख देंगे इसको। तो बस यही बात समझानी थी, बॉन्ड लाइन में यही दिक्कत आती है और कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका बॉन्ड लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है इसमें? स्ट्रेट चेन में 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। सेकंड नंबर के कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? अभी OH तुम इधर नीचे डंडी बना के जोड़ दो या ऊपर डंडी बना के जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता यार बॉन्ड लाइन में। शेप तुम जैसा मर्जी बनाना चाहते हो वैसा बना दो। आप इसको मैंने ऐसे ऊपर से लिया है, आप ये इस तरीके से पहाड़ बना है, आप ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर के कार्बन पे कुछ भी नहीं है। 4 नंबर के कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जोड़ दिया हमने। तो इस तरीके से ये जो है ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बोलो समझ में आई बात? अब इसमें सिग्मा पाई गिनना है।
गिनो इसमें कितने सिग्मा पाई हैं, कितने आ रहे हैं? 20 सिग्मा और 0 पाई। सिग्मा पाई में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि हम जल्दी गिनने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी गिनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे, धीरे धीरे प्यार से गिनना है। कोई जल्दी नहीं है अपने को। देखो गिनना कैसे है। 3 तो ये हो गए, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने सिग्मा तो होते ही होते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने सिग्मा है इसमें? 20 सिग्मा है। और पाई कितना है? 0 पाई है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। अगले क्वेश्चन में बॉन्ड लाइन से पहले हम कंडेंस करते हैं। तो देखो, बताओ, तुम बताओ अब क्या लिखूं? CH3, उसके बाद C, उसके बाद, हाँ, ब्रैकेट में O लिखो तो भी सही है, और केवल CO लिखोगे तो भी सही है। अगर C डबल बॉन्ड O को आप केवल CO लिख रहे हो, O को ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, क्योंकि एक ही एटम है, तो उसको आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, एक ही एटम है। तो यहां पे क्यों नहीं लिखा था? यहां पे तो ग्रुप था ना ये पूरा OH, तो ब्रैकेट में लिखा था। यहां पे बिना ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन से कितने CH2 आ रहे हैं? तो CH2 CH2 CH2, ऐसा लिखने के बजाय आप लिख सकते हो CH2 का होल थ्राइस। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारी CH2 यूनिट अगर बार बार आ रही है, तो उनको बार बार लिखने के बजाय आप सबको एक साथ क्लब कर सकते हो। अभी जैसे 5 CH2 लाइन से लगे होते, तो हम लिख देते CH2 का होल 5। ठीक है। और लास्ट में ये क्या जुड़ा हुआ है? CH3। खत्म काम। बोलो, बात समझ में आई? बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। सिग्मा पाई बता दो, सिग्मा कितने हैं? कितने सिग्मा है? 18 सिग्मा पक्का? देखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सिग्मा और 1 पाई। बहुत बढ़िया। अगले वाले का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको कंडेंस और बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। चलो बताओ, कंडेंस में क्या लिखूं? तुम बताओ मुझे सबसे पहले क्या लिखूं? OH। ठीक है, OH लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूं? CH। ठीक है, लिख दिया। फिर? वेरी गुड, CN का होल ट्वाइस। सिंपल है, हो गया कंडेंस में कन्वर्ट, सुपर कंडेंस हो गया ये। अब बनाते हैं इसका बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में आप देख रहे हो, स्ट्रेट चेन में अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं, फंक्शनल ग्रुप को हटा दूं, तो कितने कार्बन आ रहे हैं? एक ही कार्बन है यहाँ पे। तो एक कार्बन ये रहा, ये एक कार्बन। अब इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? OH। अच्छा, OH का जो H है उसको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे मत कर देना सर हम H को तो रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, तो ये लो O। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है। NH2 फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन है, उनको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे OH लिख दिया। इस कार्बन से और क्या क्या जुड़ा हुआ है? CN, ये लो CN। दूसरा भी क्या जुड़ा हुआ है? CN। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब इसमें हमने करा क्या? ये सेम ही तो बनाया है, बस कार्बन को नहीं दिखाया। इसमें करा क्या है हमने? बस कार्बन को नहीं दिखाया है, वही सिंपल बात है। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई लोग इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N और OH। बोलो, ये और ये सेम है क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, दोनों चलेगा। इधर हमने CN के कार्बन को दिखाया है। यार इधर C कहाँ है? एक तो C ये रहा, दूसरा
जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहां पे कौन बैठा हुआ है? कार्बन। और इधर भी जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहां कौन बैठा हुआ है? कार्बन। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? CN। और ये भी हो गया CN। और इस वाले फॉर्मेट में हमने साइनाइड के कार्बन को दिखाया नहीं है। तो इससे ये भी प्रूव हो गया एग्जांपल से कि कभी दिखा भी सकते हो। अभी जैसे COH है, आपको याद होगा, जैसे यहाँ पे COH है, तो आप COH को ऐसे भी लिखते हो, और COH को आप इस तरीके से भी लिखते होंगे। देखा है कभी इस तरीके से? है ना? तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को दिखा दो चाहे मत दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ भाई, अब सिग्मा पाई बता दो जल्दी से। कितने सिग्मा कितने पाई हैं? 7 सिग्मा और 4 पाई, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और 6 और 7, क्योंकि CN को हमें क्या पढ़ना है? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सिग्मा कितने हो गए इसमें? 7। 7 सिग्मा, और पाई कितने हो गए? 4। 4 पाई, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमें केवल सिग्मा पाई गिनना है। इस वाले क्वेश्चन में बॉन्ड लाइन हमें बना के दिया हुआ है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें केवल सिग्मा एंड पाई गिनना है। अब देखो, बॉन्ड लाइन में अगर आपको सिग्मा और पाई गिनना है तो उसके लिए आप एक काम करा करो, पहले जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनको लिख लिया करो बाजू में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन छुपाए हुए हैं, तो गिनेंगे कैसे, गिनने में दिक्कत आएगी। तो जितने भी हाइड्रोजन है कार्बन से अटैच उनको लिख लो पहले। तो एक कार्बन से कितनी डंडी निकलनी चाहिए? 4, ठीक है। इस कार्बन से कितनी डंडी निकल रही है? क्या बकवास कर रहे हो? 1, 2 और 3, बची कितनी? तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? एक। इधर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन। इधर 3 हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको भी ओपन कर लेते हैं, CO को मुझे क्या पढ़ना है? C डबल बॉन्ड O। अच्छा, तो C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O। उसके बाद आ रहा है O। अब लोग क्या करते हैं, OCH3 पूरा इसको खोलते नहीं है। O अलग है और CH3 अलग है, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये ओपन करना बहुत जरूरी है। अब गिन लेते हैं कितने आ रहे हैं, गिनते हैं, है ना, आराम से। 1, सिग्मा गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसलिए बोलता हूँ धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी सिग्मा रह गया तो फिर तो क्वेश्चन गलत है। किसका आ रहा है 24? 24 आ रहा है? कैसे आ रहा है 24? गिन लो दोबारा, इसमें क्या है, तुम्हारे सामने लो, एक और बार गिन लेंगे, टाइम पास कर रहे हैं अपन तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, खत्म। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। दो बार गिन लिया, अब तो नहीं गिनू ना एक और बार। 25 सिग्मा है, और पाई कितने आ रहे हैं इसमें? 2 पाई आ रहा है, वो तो पाई तो दिख ही जाता है, 25 ही आ रहे हैं बेटा। इसलिए कहते हैं कि सिग्मा पाई आराम आराम से गिनो, क्योंकि एक भी अगर गलत हुआ तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप मत ऐसा मत करा करो, मैं भी नहीं करता कि हाइड्रोजन लिख दिए, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ दिया, फिर बॉन्ड को अलग से उसमें जोड़ दिया। इतनी कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे पेपर में। आप तो प्यार से आराम से धीरे धीरे गिनो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ना, कई बारी पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो जस्ट डबल हो जाएगा।
क्योंकि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो जैसे इस क्वेश्चन में मान लो आपसे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पूछा है। कितने हैं? 50, 50। और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें सिग्मा पाई कितने हैं? हाँ, 9 सिग्मा और 9 पाई। ठीक है, देखो, सी एन बेसिकली क्या है यहाँ पे? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये सी एन थोड़े ना है, ये क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। और जैसे ही आप इसको ऐसा पढ़ लोगे तो आप गिनोगे, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा है। और पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा एंड 9 पाई। ठीक है, चलो छाप लो इसको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लेना। हाँ जी। हम्म। ये वाला, यहाँ पे सी नहीं है अब। हाँ अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि ट्रिपल बॉन्ड जहां स्टार्ट हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जहां खत्म हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा होता है। तो देख, मान ले मैंने ऐसा लगाया, ये है, तो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। लेकिन मान ले मैंने इधर एन लगा दिया ना, तो फिर अब इधर कार्बन नहीं है। इधर क्या है अब? नाइट्रोजन है, और इधर कार्बन है। वो तब बोली गई है बात जब कोई अदर एटम ना लगाया गया हो। जब अदर एटम नहीं है तो फिर जहां से शुरू हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा है, और जहां खत्म हो रहा है वहां भी कार्बन बैठा हुआ है। ठीक है।
क्या हुआ? बता रहा हूँ। ये वाला कर लिया, सिक्स वाला। चलो बताओ, कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? सेवन, सबके सेवन आ रहे हैं। चलो गिनते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? सेवन। तो इस क्वेश्चन से ये बात क्लियर है ना कि जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म है, वहां कौन बैठा हुआ है? कार्बन। अनटिल एंड अनलेस हमने कोई अदर एटम नहीं लगाया है। अभी जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन हमने नाइट्रोजन लगा दिया तो फिर तो यहाँ पे कौन है अब? नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो वैसे भी नॉर्मल यार, उसमें भी आपकी होती है ना। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कार्बन है? तीन। इसमें कितने कार्बन है? दो। ऑक्सीजन लगा दिया क्योंकि उसकी जगह। ठीक है, सिग्मा कितने हैं? सिग्मा, उसके लिए पहले हाइड्रोजन गिनने पड़ेंगे। गिनते हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? बोलो। अरे कितनी डंडियां निकल रही हैं इससे? तो बची कितनी? दो हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन है? एक, दो, तीन, चार। चार डंडियां निकल गई क्या? जीरो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे। एक हाइड्रोजन है इस कार्बन पे। बोलो। जीरो इस कार्बन पे। जीरो इस कार्बन पे। तीन हाइड्रोजन है इस कार्बन पर। इस कार्बन पर जीरो है ना? हाँ, चार डंडियां निकल गई ना इससे। हाँ, तो सिग्मा गिनते हैं चलो अब। कितने बताया तुमने? 18, 16। देखो ये हालत है। 16, 17, 18, 16 से 18 की रेंज आ रही है, और कुछ? 15 भी आ गया, 12 भी आ रहा है। बहुत ज्यादा खराब हालत है। इधर देखो। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने सिग्मा आ रहे हैं? 18 सिग्मा आ रहे हैं इसमें, है ना? सिग्मा कितने आ रहे हैं? 18। और पाई कितना आ रहा है? पाई कितने आ रहे हैं? पाई तो दिख जाते हैं, खैर पाई कितने आ रहे हैं? 4। अरे बोलो क्लियर है? क्लियर कुछ है ही करने वाली बात ही नहीं है इसमें। आपको बस सिग्मा पाई गिनना है धीरे धीरे। अब इसमें क्या गलती करी तुमने बताओ? हाइड्रोजन नहीं गिरा ऊपर वाला, नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन नहीं, है ना? सभी के गिनने हैं। चलो, तो आगे देखते हैं। अब जैसे कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें सिग्मा पाई गिनना है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या करा था? अभी हमें थोड़ा ओपन दिया गया था, उसको हमने सुपर कंडेंस में कन्वर्ट करा था पिछले क्वेश्चन में। यहां पे हमें सुपर कंडेंस दिया हुआ है और उसको थोड़ा ओपन करना है। तो सुपर कंडेंस को ओपन करने के लिए जो भी ग्रुप दिए हुए हैं उनको पहले थोड़ा दूरी पे लिख दो। वो करते हैं पहले। तो सबसे पहले CH3 है तो CH3 लिख दिया। देन उसके बाद CH, CH, CH2। CO को क्या पढ़ना है मुझे? C डबल बॉन्ड O। उसके बाद CH2। और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N। थोड़ा दूर दूर लिख दिए। अब जो बचा हुआ बॉन्ड है वो बना दो। ये जो कार्बन है इसके कितने वैलेंसी पूरी हो गई? बची कितनी? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ये कार्बन की कितनी पूरी हो गई? बची कितनी? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। बात समझ में आई मेरी? ऐसे दूर दूर लिखोगे, फिर स्टार्टिंग से शुरू करोगे तो बॉन्ड अपने आप ही पता चलते जाएंगे तुमको। जैसे ये कार्बन है, इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? तीन। दो इधर एक इधर, बची कितनी? तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। इसकी कितनी पूरी हो गई? तीन। बची कितनी? यहाँ सिंगल आएगा। इसकी कितनी पूरी हो गई? सिंगल आएगा। इसकी कितनी पूरी हो गई? तीन। यहाँ भी सिंगल आएगा। ठीक है, बड़े ही आसान होता है कंडेंस को ओपन करना। तो बस जो भी ग्रुप है उनको थोड़ा दूर दूर लिख के शुरुआत से स्टार्ट करो और बॉन्ड लगाते जाओ अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज। सिग्मा पाई बताना है भाई, बताओ गिन लो। ये गलत मत करना, सीधा लिखा हुआ है, कोई ब्रांच भी नहीं है इसमें। तो कितने आ रहे हैं सबके? 17 आ रहे हैं सबके? बोलो।
गिन लो एक बार। यूनानिमसली एक ही आंसर आना चाहिए, 15 16 17 18 नहीं चाहिए मुझे। 17 ही आ रहे हैं ना? ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बहुत बढ़िया। पाई कितने आ रहे हैं? 4 पाई। देखो कुछ है नहीं सिग्मा पाई गिनने में, बस धीरे धीरे गिनो जैसे मैं बता रहा हूँ, आंसर आएंगे। ठीक है। तो अगला ये टॉपिक खत्म होता है, अगला जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। कल करेंगे इसको। ठीक है। रुको 1 मिनट अभी पहले। आज वेंसडे है ना, तो फन डे भी तो है आज। नहीं नहीं, नहीं नहीं, फन तो जरूरी है। क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है आज। सुनो, सुनो पहले डिग्री ऑफ कार, अरे शांत रहो 1 मिनट। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का मुझे बता दो, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 4। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। और हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं? 3। 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है? अच्छा, एक ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा 1 डिग्री। एक ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। एक ऐसा कार्बन जो तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। एक ऐसा कार्बन जो चार और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 डिग्री। ठीक है। और हाइड्रोजन का डिग्री डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। जो भी कार्बन का डिग्री होगा वो उससे जुड़े हाइड्रोजन का डिग्री होगा। ठीक है। बैठो, अभी कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठो। हाँ मैं गाना गा रहा हूँ, अभी रुको, गला साफ करके आता हूँ 1 मिनट।